जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, जिसका इंट्रोडक्शन मैं वीडियो में पहले आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। आज इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें फर्स्ट स्टेप को हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निर्धारित की जाती है। हमने आपको बताया था कि 4 तरीके से कंपनी फंड को अरेंज करती है, तो फिर 4 की कॉस्ट होती है और उसी को इस पूरे चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए खैर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि भैया कंपनी जितना इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और साथ ही साथ रिटेन्ड अर्निंग, जो रिजर्व उसने शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स का रोक लिया है अपने पास, उस पर जो उसकी लागत चुकाती है, उस पर जो पारितोषिक देती है उसके मालिकों को, वो होती है कंपनी के लिए उस फंड की लागत। तो फंड को हम लोग कैपिटल कहते हैं, इसलिए इस लागत को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कैसे इसका निर्धारण किया जाता है और क्यों निर्धारण किया जाता है? अगर निर्धारण कर लिया जाएगा तो आगे समस्याएं नहीं आएंगी। मैनेजर्स का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? मुख्य कार्य, प्रबंधकों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लानिंग। और प्लानिंग, इन्हीं सारी चीज़ों की तो प्लानिंग करनी है। और काहे की प्लानिंग करनी है? कि जितना पैसा हम ले रहे हैं क्या उतनी ज़रूरत हमको है या नहीं। अगर ज़रूरत है और हमने ले लिया है तो इसको किस तरीके से और कहाँ कहाँ विनियोग किया जाए कि इस पर हमको उतना ज़रूर कमा करके हमें मिल जाए कि मैं इसके मालिकों को खुश कर सकूं। तो देखते हैं इसको। देखिए होता क्या है, जैसे कंपनी के पास में होते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होते हैं कंपनी के पास, है ना। प्रेफरेंस शेयर होते हैं कंपनी के पास, और डेट होती है कंपनी के पास, डेट कैपिटल, है ना। ये कोई शेयर थोड़े होते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन रिटेन्ड को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब कंपनी इन्हीं 3 जगहों से पैसा लेकर के आती है। मान लो कंपनी वाले इक्विटी से ले आए 1000, प्रेफरेंस से ले आए 1000 और डेट से ले आए 1000। ठीक, कंपनी के पास में टोटल पैसा कितना आ गया? 3000। ठीक, अब इस 3000 में जब भी कभी आप पढ़ेंगे, इनको जब पढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं डेट से पहले एक रेट लिखी होती है। सपोज दैट वो लिखी है 10%। तो प्रेफरेंस से भी पहले एक रेट लिखी होती है, सपोज दैट वो लिखी है 12%। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि कंपनी ने जो 1000 रुपए की डेट ली है, इस पर 10% के हिसाब से 100 रुपया उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आई बात प्रेफरेंस की। 1000 प्रेफरेंस से भी पैसा लिया है, तो प्रेफरेंस पर 12% के हिसाब से 120 रुपया उसको डिविडेंड्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, इक्विटी के बारे में हम लोग कहते हैं कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कहां से देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंपनी इनके लिए प्रोविजन करके चलती है कि जितना हम अपने डेट को दे रहे हैं, जितना हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, उससे ज्यादा इक्विटी वालों को देना है। ये भी कंपनी हमेशा मान के चलती है। डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश समानीकरण कोष की स्थापना भी की जाती है इस उद्देश्य से। आगे चल करके आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है। तो इसकी स्थापना की जाती है ताकि इनको भी पेमेंट हम बेहतर कर सकें। पिछले वीडियोज में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन पढ़ाया, और कैपिटलाइजेशन में मैंने बताया था कि जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होती है और हमारी करंट रेट ऑफ रिटर्न होती है, अगर उन दोनों में डिफरेंस आता है तो ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन में चले जाते हैं। तो वो सिचुएशन तो यहाँ पर भी है। तो कंपनी सोच के चलती कि इनसे ज्यादा इनको दिया तो इनसे भी ज्यादा इनको देंगे। कंपनी सोच के चलती है कि हमको भैया 150 रुपए का डिविडेंड्स कम से कम देना है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड होता है कंपनी, ये बिल्कुल तय होता है। अरे सोचो ना यार, कहते हैं ना बिजनेस में क्या कहा जाता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा लाभ, और नहीं रिस्क लोगे तो नहीं मिलेगा लाभ। तो भैया देखो, सबसे कम रिस्क कौन लिया? डेट वाले। सबसे पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं और सबसे पहले रिफंड ले लेते हैं, तो रिस्क ले ही नहीं रहे और 100 रुपये पा रहे हैं 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से। इनसे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हैं प्रेफरेंस वाले, लेकिन इक्विटी की अपेक्षा उनका रिस्क कम होता है, तो वो 120 पा रहे हैं 12% के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी वाले ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी तो वही चाहेंगे।
तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देना होगा, ये अंडरस्टूड होता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी को कुल मिलाकर 3,000 रुपये पर जो लागत उसकी आ रही है वो कितनी आ रही है? 370 रुपये लागत आ रही है। ये 370 रुपया कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बस यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन इतना आसान होता तो चैप्टर थोड़े बनता यार, इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर है इतना ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चीज़ों को घुमाया जाएगा, बस यही होगा। कुल मिलाकर है इतना ही। तो कंपनी को इस 3,000 रुपये पर कम से कम इतना जरूर कमा लेना है। अगर इतना हम कमाते चले जाएंगे तो इनको बिल्कुल सेटिस्फाई करते रहेंगे, इनके साथ जो वायदे किए हैं उनको पूरा करते रहेंगे, और इनको बिना कोई वायदे के हम लोग बेहतर पेमेंट करते रहेंगे। ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, इसमें से 1,000 रुपये निकाले जाए, 500-500 वाले दो, और उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए कि 100 रुपये आए। इस 1,000 को ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए कि 120 रुपये आ जाए। इस 1,000 को ऐसा इन्वेस्ट किया जाए कि 150 रुपये आए। नहीं भाई, ऐसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर आपके पास में 100 रुपया आपके पापा से मिले हुए हैं, आपको मिले 100 रुपये बड़े भाई ने दे दिया और 100 रुपये मम्मी ने दे दिया। इन 300 रुपये जो 100-100 के 3 नोट हैं, इनको एक में मिला लीजिए और मिला करके आंख बंद करके एक दूसरे में ऐसे ऐसे करके मिला लीजिए, और उसके बाद जेब में रख लीजिए। वहाँ से निकालिए, अब फिर बता दीजिए इसमें से पापा वाला कौन है, मम्मी वाला कौन है और बड़े भाई वाला कौन है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर इसी तरीके से कंपनी ये कैसे जान पाएगी? जब फंड उसके पास आ गया, एक में मिला लिया गया, जब अलग अलग आया तो ये नाम थे, एक में मिलाया गया तो वो क्या बन गया? सब मिला करके कैपिटल बन गई। अब कैपिटल में ये अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें डेट कौन है, प्रेफरेंस कौन, इक्विटी कौन, सब कुल मिलाकर कैपिटल बनी। तो कंपनी ये नहीं करेगी कि हम अलग अलग इनको इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, वो बात सही कि इनकी लागत हम अलग अलग निकालेंगे, इनकी लागत हम अलग अलग निकालेंगे, लेकिन विनियोग कुछ हम इसको ऐसे करेंगे, इस 3,000 को जो कैपिटल का रूप लेकर के आई है हमारे पास, इसको ऐसा हम इन्वेस्ट करेंगे कि कुल मिलाकर के हमको इतना कमाना है। बात क्लियर है? यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है 4 पॉइंट। कौन कौन? डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग या प्रतिधारित आय या रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी कॉस्ट। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डेट कैपिटल की कॉस्ट कैसे हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ऋण पूंजी की लागत, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऋण पूंजी की लागत। अच्छा, ऋण कौन होते हैं? तो ऋण में जब हम लोग बात करेंगे तो कौन आएगा? डिबेंचर्स, जिनको कहा जाता है ऋण पत्र। कंपनी लोन लेने के लिए इनको ही तो इशू करती है। तो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो ये 2 तरीके के होते हैं। ये कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के होंगे। एक कौन डिबेंचर होते हैं? जिसको कहा जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरे होते हैं, उनको कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जाएगा। ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जाएगा। एक बार उनसे ऋण ले लिया गया, फिर उनको ब्याज का भुगतान करते रहेंगे। ब्याज का भुगतान टाइम टू टाइम, जो भी कंडीशन है, 6 महीना या वार्षिक, वैसे उनको करते रहेंगे, लेकिन उनको रिफंड कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करने का मतलब होता है कि जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी तब तक भुगतान नहीं करेंगे। अरे कंपनी कब समाप्त होगी यार? कंपनी लॉ में आपको पढ़ाऊंगा चल के। कंपनी के उत्तराधिकार के लिए क्या कहा गया है? परपेचुअल सक्सेशन, सतत उत्तराधिकार। ठीक ना, सतत या शाश्वत उत्तराधिकार। अरे जो कभी नहीं खत्म होगी वो कंपनी है। तो इसका मतलब है ऐसे डिबेंचर जिनका भुगतान कभी नहीं किया जाता, जिनका भुगतान कभी किया ही नहीं जाएगा, उन पर हमारी कॉस्ट क्या आएगी? उन पर हमारी कॉस्ट क्या होगी? जो उनको पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, वही तो मेरी कॉस्ट होगी। तो इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ डेट। और ये ध्यान रखना, ये बिफोर टैक्स होती है हमेशा,
बिफोर टैक्स, क्योंकि डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देने के बाद में टैक्स घटाया जाता है, तो इनकी जो कॉस्ट आएगी वो बिफोर टैक्स होती है। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, भैया इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा क्या है, इंटरेस्ट पेबल जो है वही तो मेरा खर्चा है, आईपी, अपॉन किस बात पर, तो नेट प्रोसीड इनटू 100, चूंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो इनटू 100, बस यही फॉर्मूला है। अब समझ लो आईपी का मतलब क्या है, यहां पर आईपी का मतलब है इंटरेस्ट आईपी का मतलब है इंटरेस्ट पेबल, मैं इनको कितना इंटरेस्ट देने वाला हूं। और नेट प्रोसीड का मतलब होता है भैया, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है शुद्ध प्राप्ति, शुद्ध प्राप्ति, ठीक है ना। अरे हमको मिलेगा कितना, कितना पैसा हमको मिलेगा, तो ध्यान दीजिए ना, इधर देखो नेट प्रोसीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिबेंचर का होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक। फेस वैल्यू में से अगर डिस्काउंट दिया गया तो माइनस कर दीजिए, ठीक। कोई अदर एक्सपेंस हुआ तो इसको भी माइनस कर दीजिए, जैसे ब्रोकरेज वगैरह ऐसा कोई खर्च हुआ उसको भी माइनस कर दीजिए। अगर प्रीमियम पर इशू किए गए तो जोड़ लीजिए, बस यही है नेट प्रोसीड, और कुछ नहीं होती। बात क्लियर है, ठीक है ना, यही होती है नेट प्रोसीड। ऐसे निकल आएगी, मान लो 100 रुपए वाला डिबेंचर है, कितने वाला डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है। इसको जब मैंने इशू किया तो 2% का डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपए तो मेरे डिस्काउंट में निकल जाएंगे। 1 रुपए का मैंने ब्रोकरेज दिया तो 1 रुपए का ब्रोकरेज निकल जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट तो प्रीमियम एक ही क्वेश्चन के अंदर हो नहीं सकता, अगर डिस्काउंट होगा तो प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम होगा तो डिस्काउंट नहीं होगा, दोनों में से होगा तो एक ही। तो मान लो मेरे पास ये कंडीशन है, तो भैया इनको ऐसे प्लस कर दीजिए अंदर और ऐसे माइनस कर दीजिए, 2 1 3, 100 रुपए में से जब हम इशू करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 97 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 97 रुपए मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा। बात क्लियर है। आईपी का मतलब है हमारा, आईपी का मतलब है जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लो वो है 10% और डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपया। अब 10 रुपया है हमारा इंटरेस्ट जो मुझे पेमेंट करना है, और नेट प्रोसीड है 97 रुपए जो मुझे मिला हुआ है। तो भैया यहां सॉल्व कर दीजिए आप, 10/97 इंटू 100, ये जो कुछ भी आए यही हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स कॉस्ट आ गई है, ठीक है ना। अब अगर तुम चाहते हो कि हमको आफ्टर टैक्स इसकी चाहिए वैल्यू, और हमको आफ्टर टैक्स ही चाहिए होती, बिफोर टैक्स कॉस्ट नहीं चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स, ये कैसे आएगी, बराबर कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस TR। TR का मतलब क्या होगा यहां पर भैया, 1 माइनस TR का मतलब क्या होगा, इंटू तो बाहर है, एक मिनट इसको ऐसे सही कर देते हैं थोड़ा, ये ऐसे रहेगा और यहां पर इंटू रहेगा बिफोर टैक्स, ठीक। 1 माइनस TR का मतलब क्या होता है, टैक्स रेट, 1 माइनस TR का मतलब है टैक्स रेट, ठीक है ना। जो भी मेरी यहां पर कॉस्ट आएगी उसको यहां पर लेके आएंगे और इंटू 1 माइनस TR, मान लो 50% का मेरा टैक्स था तो 1 माइनस 50, तो यहां जो मेरी कॉस्ट आएगी उसको यहां पे रखेंगे और मल्टीप्लाई दे देंगे 50 से, हो जाएगा मेरा आंसर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स आ जाएगी, और मुझे आफ्टर टैक्स ही चाहिए होगी। डेट के संदर्भ में ध्यान रखना, डेट की कॉस्ट हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहां पर, वो आती है बिफोर टैक्स, उसको हमें आफ्टर टैक्स बनाना पड़ता है। डेट को छोड़कर अन्य कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी आफ्टर टैक्स, अगर मुझे बिफोर टैक्स चाहिए तो उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उम्मीद है आप यहां समझ गए होंगे कि रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इधर चलते हैं और देखते हैं कि जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब, रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, शोधनीय ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाएगा। मोस्टली ऐसे ही डिबेंचर होते हैं, ये डिबेंचर होते ही नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि भैया तुम हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो डेट में, ब्याज तुमको देते रहेंगे लेकिन रिफंड कभी नहीं करेंगे,
क्या वो तुमको लगता है कि तुम्हें मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर देगा? मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इंटरेस्ट प्यारा होता है लेकिन मूलधन बेगाना नहीं होता। ब्याज भी प्यारा और मूलधन भी प्यारा। तो यहां तो मूलधन की वापसी की गारंटी ही नहीं होती, बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कंपनी कभी खत्म नहीं होगी तो मेरा पैसा कभी वापस नहीं आएगा। तो यहां पर कोई भी डेट होल्डर ये नहीं चाहेगा कि हम यहां जमा करें। हर एक डेट होल्डर क्या चाहेगा? इधर हमसे पेमेंट ले लो, यहां ले लो, ये वाले डिबेंचर हमको दे दो, ये ले लेंगे। तो भैया मोस्टली कंपनी यही डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर इशू किए और बता दिया ये 5 वर्ष बाद इनका शोधन कर देंगे, तो 5 वर्ष तक वो ब्याज लेता रहेगा, 5 वर्ष बाद कंपनी उसका उठा के भुगतान कर देगी। तो ऐसे डिबेंचर जिनको निर्गमित करते समय ही कंपनी ने ये बता दिया है कि इनका भुगतान हम कब करेंगे, उनको कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब बात अगर आए कि रिडीमेबल डिबेंचर्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, तो इसके लिए फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऐसे होता नहीं है कुछ। देखो यहां पर भी कोई फॉर्मूला नहीं था, कितना ब्याज हमको देना है, कितना पैसा हमको मिला है, ठीक, कितना ब्याज देना, कितना पैसा मिला, इंटू 100 कर दो तो परसेंट तो आ ही जाएगा। इसमें फॉर्मूला का है। तो चलो इधर देखते हैं। तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, और यहां लिखते हैं नीचे बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स तो ये आती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पर हमें उसका पेमेंट भी करना है 5 वर्ष बाद और इंटरेस्ट भी देना है लगातार, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो भैया सबसे पहले होगा आईपी का मतलब है इंटरेस्ट पेबल, प्लस इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू मतलब एमवी माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, ठीक है, अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। अगर ऐसा करेंगे तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। एमवी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू, अर्थात जब हम भुगतान करेंगे, जब 5 वर्ष बाद हम भुगतान करेंगे तो कैसे भुगतान करेंगे? 3 तरीके से भुगतान होता है ना डिबेंचर का। या तो पार वैल्यू पर करेंगे, 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में भुगतान, या तो डिस्काउंट पर करेंगे, 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 पर भुगतान। लेकिन लॉ इसको मानता नहीं है, कहता है पार पे ही भुगतान करोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे यार आज पैसा देगा 5 वर्ष बाद पैसा लेगा, वो भी कम लेगा, हो ही नहीं सकता। तो डिस्काउंट होता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में मिलेगा, तो अगर डिस्काउंट पर है तो हटा देंगे। प्रीमियम पर रिडम्पशन हमने लिया था 100 रुपए, देना पड़ेगा 120 रुपया, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू होती है। मैच्योरिटी वैल्यू अर्थात जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। नेट प्रोसीड मुझे मिला कितना, नेट प्रोसीड बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट की जाएगी जैसे यहां पर लिखी हुई है, बिल्कुल यही रहेगी, ठीक है ना। एन का मतलब होता है टाइम ऑफ रिडम्पशन, भुगतान की अवधि, कितने वर्ष बाद भुगतान करने जा रहे हो, उसको कहते हैं एन। बात क्लियर हो रही है? फिर आता है यहां पर नेट मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, इन दोनों को मिलाकर इनका एवरेज ले लिया जाता है, उस एवरेज से इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100, देन कॉस्ट आ जाएगी मेरी बिफोर टैक्स। टैक्स लगाने से पहले डेट की कॉस्ट आ जाएगी, और आफ्टर टैक्स अगर कैलकुलेट करना तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा। यहां की कॉस्ट जो निकल के आएगी उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं यार, इसको समझ आते हैं, थोड़ा समझिए। जैसे 100 रुपए वाला डिबेंचर है, 100 रुपए वाला डिबेंचर है, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 10% है, ठीक। तो यहां समझिएगा आप, ठीक है, यहां पर हम लोग पूरा समझते हैं। तो आईपी जो हो गया, आईपी कितना हो गया? 10% ऑफ 100 कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। नेट प्रोसीड का मतलब है भैया, मान लो 100 रुपए वाला डिबेंचर था और 2 रुपए मैंने डिस्काउंट पर दिया हुआ है इसको, और 3 रुपया हमने और खर्च किया है, तो मुझे मिलेगा कितना? 95 रुपए मेरा नेट प्रोसीड हो गया है। लेकिन जब इसका 5 वर्ष बाद भुगतान करेंगे तो 20% प्रीमियम पर करेंगे, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपए का डिबेंचर था और 20 रुपया प्रीमियम हमको देना पड़ेगा, तो ये 120 रुपया हो गया, ठीक है ना। 5 वर्ष की बात है तो एन का मतलब हो गया 5 ईयर्स, ठीक। अब इसको आसानी से आप यहां पर रख दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा? आईपी मेरा कितना? 10 रुपया, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी? 120 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू कितनी? 120 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। बात क्लियर? अब बाकी सब क्लियर होगा, ये वाला समझ लो जरा, ये वाला समझ लो। अरे यार 120 रुपए हमको देना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, और ये 120 रुपए किसको देना पड़ेगा? जिन्होंने आज हमको 95 रुपए दिए, जिन्होंने आज हमको 95 दिया उनको 5 वर्ष बाद हमको 120 रुपया देना पड़ेगा।
तो फिर 5 वर्ष पर हम कितना पैसा इनको दे डालेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 5 रुपया पर ईयर, ठीक है ना। तो मेरा केवल इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है, 10 रुपए का इंटरेस्ट और 5 रुपया ये वाला जो हमारा जाएगा बैलेंस जाएगा, मेरा पर ईयर का खर्च हो जाएगा 15 रुपए। मेरा पर ईयर का खर्च कितना हो जाएगा, 15 रुपए। तभी तो ये फॉर्मूले में देखो जोड़ा गया, इसको निकाल के सब कुछ करेंगे तो बस वही जोड़ दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, पर ईयर मेरी कॉस्ट क्या आएगी हमको ये जानना है। तो मेरी पर ईयर की कॉस्ट क्या होगी, 5 रुपया ये बैलेंस का जाएगा, 10 रुपया इंटरेस्ट का जाएगा, 15 रुपया जाएगा। अब इस 15 को कैसे कैलकुलेट किया जाए, एकदम तो नहीं चला जाएगा, 5 वर्ष बाद जाएगा ना भाई। तो 5 वर्ष में तुम कितना कमा लोगे, तो यहां पर हमने क्या किया, मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों का एवरेज ले लिया, उसके आधार पर तो ये जाएगा, और जो आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गई कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स। अब अगर आपको आफ्टर टैक्स चाहिए तो बिल्कुल सेम बता चुका हूं, यही वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स कैसे, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस TR, 1 माइनस टैक्स रेट। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दी ना गई हो तो उसको 50% माना जाता है। ऐसे करके बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं होता, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे GIC हो, चाहे नेट हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें डेट कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ न लिया जाता हो कि इसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज हम लोगों ने केवल ये फंडामेंटल इसका समझ लिया है कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स में कैसे फॉर्मूला यूज किया जाएगा और क्या क्या ये होते हैं। अब हम लोग जो अगला कोई वीडियो हम आपको देंगे उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। फिर उसके बाद में मैं प्रेफरेंस को ऐसे ही पढ़ूंगा, फिर इक्विटी को ऐसे ही पढ़ूंगा, और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग को पढ़ूंगा, फिर इन चारों को मिला करके पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद संभवतः आपकी कोई भी शिकायत नहीं बचेगी कि आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।